प्राचीन इजिप्ट के दिल में एक क्रांतिकारी राजा ने राज किया, अखेनातेन, एक ऐसा फिरौन जिसने परंपराओं को चुनौती देने की हिम्मत की। हेरेटिक किंग के नाम से जाने जाने वाले इस राजा ने मिस्र के देवी देवताओं को त्याग कर केवल एक की पूजा की, अटेन, जो सूर्य का प्रतीक था। उनकी इन कट्टरपंथी बदलावों ने सदियों पुरानी धार्मिक प्रथाओं को हिलाकर रख दिया और पूरे राज्य में हलचल मचा दी। लेकिन ये कहानी अखनातेन की नहीं है, ये कहानी उनके बेटे टूतनखमुन की है। इस उथल पुथल के बीच जन्मा युवा तुत एक ऐसी जिंदगी के लिए तैयार था जो छोटी लेकिन यादगार थी। टूतनखातन के रूप में जन्मा, जिसका मतलब है लिविंग इमेज ऑफ अटेन। ये लड़का अपने पिता की कट्टरपंथी सुधारों से बंटे हुए संसार में आया। जब अखेनतन का निधन हुआ तो 9 साल का यह बाल फिरौन केवल एक सिंहासन ही नहीं बल्कि एक अशांत साम्राज्य का वारिस बना। शक्तिशाली सलाहकारों के मार्गदर्शन में युवा तुत ने अपने पिता के मोनोथीज्म को त्याग दिया और मिस्र के प्राचीन देवी देवताओं की पूजा को बहाल किया। ऐसा करके उसने एक बंटे हुए राष्ट्र के लिए स्थिरता वापस लाई। उसका नाम बदलकर टूतनखामुन रखा गया, अमुन, देवताओं के राजा का सम्मान करते हुए। लेकिन टूतनखामुन का शासन दुखद रूप से बहुत छोटा था। 19 साल की उम्र तक यह युवा फिरौन इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। एक अधूरी विरासत, एक ऐसे लड़के की जिसने कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं देखा। उसके शासन ने कोई महान मॉन्यूमेंट्स नहीं छोड़े, न ही कोई यादगार विजय, बस समय की रेत में एक धुंधली याद। लेकिन इतिहास रहस्यमय ढंग से काम करता है। 3000 साल बाद वैली ऑफ द किंग्स, मिस्र के महान फिरौनों की अंतिम विश्राम स्थली, 20वीं सदी की शुरुआत तक बड़े पैमाने पर खुदाई के लिए जानी जा चुकी थी। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस घाटी ने अपने सभी राज पहले ही उजागर कर दिए हैं। लेकिन हावर्ड कार्टर, एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनकी नजर तेज थी और दृढ़ संकल्प अडिग, इस बात से सहमत नहीं थे। 1917 में कार्टर ने एक भूले हुए राजा की खोज शुरू की, एक ऐसा फिरौन जिसका नाम उसकी मृत्यु के बाद मिस्र के इतिहास से मिटा दिया गया था। 5 लंबे सालों तक उनकी मेहनत ने उन्हें केवल निराशा और उनके साथियों की आलोचनाओं का सामना कराया, और फिर वो पल आ ही गया। एक मजदूर ने एक सीढ़ी खोज निकाली जो चट्टान में तराशी गई थी। क्या ये वही सुराग था जिसकी तलाश कार्टर इतने सालों से कर रहे थे? टीम ने सावधानी से मलबा हटाना शुरू किया और एक सीढ़ी प्रकट हुई जो अंधकार की ओर नीचे जाती थी। प्रवेश द्वार मुहरबंद था, 3000 सालों से अछूता। कार्टर को पता था कि उन्होंने कुछ अद्भुत खोज लिया है, लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं था। वैली ऑफ द किंग्स की लगभग हर कब्र को चोरों ने लूट लिया था। क्या ये कब्र अलग थी? जब कार्टर ने एक छोटे से छेद से अंदर झांका तो उनके सहायक ने पूछा, क्या आप कुछ देख पा रहे हैं? सांस रोके हुए कार्टर ने जवाब दिया, हाँ, अद्भुत चीजें। ये एक ऐसा खजाना था जिसकी कार्टर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने तुतनखामुन की अंतिम विश्राम स्थली खोज निकाली थी। वो बाल राजा जिसका नाम इतिहास से खो गया था, अब फिर से दुनिया के सामने आ चुका था। कार्टर और उनकी इजिप्शियन वर्कफोर्स ने अपने प्रोजेक्ट को 1 नवंबर 1922 को फिर से शुरू किया, बिल्कुल वहीं से जहां उन्होंने 1918 में छोड़ा था। 4 नवंबर को एक वर्कर ने रॉक में एक स्टेप अनकवर किया। कार्टर के पब्लिश्ड अकाउंट के अनुसार ये स्टेप वर्कमैन ने डिगिंग के दौरान डिस्कवर किया। दूसरे अकाउंट्स का कहना है कि ये एक लड़के ने असाइंड वर्क एरिया के बाहर डिगिंग करते समय पाया था। ये स्टेप एक टूम एंट्रेंस स्टेयरकेस की शुरुआत निकला। स्टेयरकेस के बॉटम पर एक डोरवे थी जो लाइमस्टोन और प्लास्टर से सील्ड थी। कार्टर ने इसमें एक पीप होल कट किया और देखा कि पैसेज रबल से भरा हुआ था। कार्टर ने अपने प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर कार्नरवॉन को, जो उस वक्त इंग्लैंड में थे, एक टेलीग्राम भेजा। 23 नवंबर के बाद जब कार्नारवन लुक्सौर पहुंचे, डिगिंग फिर से शुरू हुई। डोरवे के सील की ओर ध्यान से जांच करने पर पाया गया कि इस पर टूतनखमुन का नाम लिखा हुआ था, जिससे यह संकेत मिला कि यह उनका टूम्ब हो सकता है। डोरवे को पहले पार्शली डिमोलिश किया गया था और फिर दोबारा सील किया गया, जिससे यह पता चला कि यह एंशिएंट रॉबरी का मामला था। 26 नवंबर को एक्सकेवेटर्स ने एक और सील्ड डोरवे को खोजा। कार्टर की डिस्कवरी पर लिखी किताब ने सील को ब्रीच करने की प्रक्रिया को आर्कियोलॉजी के इतिहास के सबसे फेमस पैसेजेस में से एक के रूप में डिस्क्राइब किया। कांपते हाथों से मैंने अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक छोटा सा ब्रीच किया।
डार्कनेस और ब्लैंक स्पेस, जितनी दूर एक आयरन टेस्टिंग रॉड पहुंच सकती थी, ने दिखाया कि जो भी उसके आगे था वह खाली था। कैंडल टेस्ट्स प्रिकॉशन के तौर पर अप्लाई किए गए फाउल गैसेस की संभावना के लिए, और फिर होल को थोड़ा वाइडन करके मैंने कैंडल इंसर्ट की और अंदर झांका। पहले मुझे कुछ नहीं दिखा। चेंबर से निकलने वाली गर्म हवा ने कैंडल की फ्लेम को फ्लिकर किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी आंखें लाइट में एडजस्ट हुईं, रूम के डिटेल्स धीरे धीरे मिस्ट से उभरने लगे। स्ट्रेंज एनिमल्स, स्टैच्यूज और गोल्ड, हर तरफ सिर्फ गोल्ड की चमक। कार्टर द्वारा पहली बार टूम के अंदर देखने पर जो गिल्डेड फर्नीचर और स्टैचुएरी नजर आईं, वे एक रूम में रखी गई थीं, जिसे बाद में एंटी चेंबर के नाम से जाना गया। यह रूम बेरियल गुड्स से भरा हुआ था। एंटी चेंबर से 2 डोरवेज जुड़े हुए थे, जिन्हें प्लास्टर से ब्लॉक किया गया था, और एंशिएंट रॉबर्स ने इन्हें ब्रीच कर दिया था। एक डोरवे खुला हुआ था, जिसके आगे का चेंबर, जिसे अनेक्स नाम दिया गया, केओस से भरा हुआ था, विभिन्न ऑब्जेक्ट्स का अंबार। दूसरा डोरवे एंशिएंट टाइम्स में दोबारा सील किया गया था। कई ऑब्जेक्ट्स पर टूटनखामुन का नाम लिखा हुआ था, जिससे एक्सकेवेटर्स को यह सुनिश्चित हो गया कि यह उनका ही ओरिजिनल बेरियल है। कुछ दिनों बाद एंटी चेंबर को एक्सप्लोर करते हुए एक्सकेवेटर्स ने प्लास्टर से ब्लॉक डोरवे को ब्रीच किया। कार्टर ने होल के अंदर से स्क्वीज करके देखा और टूम का बेरियल चेंबर पाया। यह चेंबर गिल्डेड श्राइन से भरा हुआ था, जो टूटनखामुन के सार्कोफेगस को एनकेस कर रही थीं। रॉबर्स आउटरमोस्ट श्राइन से आगे नहीं जा सके थे। दूसरा एक्सकवेशन सीजन शुरू हुआ एंटी चेंबर के अंदर खड़े टूटनखामुन के 2 लाइफ साइज स्टैच्यूज को हटाने के साथ। इसके बाद एक्सकवेटर्स ने सार्कोफेगस श्राइन्स को हटाना शुरू किया, जो बेरियल चेंबर का अधिकांश हिस्सा घेरे हुए थीं, और इससे एक्सकवेटर्स के लिए काम करने की जगह बहुत कम बची थी। एंटी चेंबर और बेरियल चेंबर के बीच की पार्टीशन वॉल को पार्शली डिमोलिश करना पड़ा, ताकि एक्सकवेटर्स को मूव करने की जगह मिल सके। श्राइन्स को डिसमेंटल करने के लिए स्कैफोल्डिंग खड़ी की गई और उन्हें टॉप डाउन तरीके से हटाया गया। जब श्राइन्स को डिसअसेंबल कर लिया गया, तो एक्सकेवेटर्स ने पुलिस का एक सिस्टम रिग किया, ताकि स्टोन सार्कोफागस के ढक्कन को उठाया जा सके। यह काम बहुत डेलिकेट था, क्योंकि ढक्कन पहले से ही क्रैक्ड था। 12 फरवरी को ढक्कन उठाया गया, जिसके नीचे एक सोने की परत वाली वुडन कॉफिन नजर आई। ये कॉफिन ह्यूमन शेप में थी और टूटनखामुन के चेहरे को दर्शा रही थी। यह नेस्टेड कॉफिन्स का आउटरमोस्ट हिस्सा था। यह पहला कंप्लीट सेट ऑफ रॉयल कॉफिन्स था जो कभी पाया गया था। इसकी आर्टिस्टिक क्वालिटी और प्रिजर्वेशन की स्थिति ने एक्सपीरियंस्ड इजिप्टोलॉजिस्ट्स को भी हैरान कर दिया। तीसरा सीजन छोटा और अनइवेंटफुल था। एक्सकेवेटर्स ने इस दौरान कुछ भी रिमूव नहीं किया, बल्कि लैबोरेटरी में ऑब्जेक्ट्स को कंजर्व करने का काम किया। चौथा सीजन लेट 1925 में शुरू हुआ और टूटनखामुन के बेरियल पर फोकस किया गया। टूटनखामुन की ममी 3 नेस्टेड कॉफिन्स के अंदर रखी गई थी, जिनमें से इनरमोस्ट कॉफिन 110 किलोग्राम सॉलिड गोल्ड से बनी थी। टूटनखामुन के शरीर और ममी रैपिंग्स के अंदर ज्वेलरी और अन्य वस्तुओं का भंडार था, जिनमें प्रसिद्ध गोल्ड बेरियल मास्क भी शामिल था। 8 दिनों में उनकी ममी को डिसमेंबर किया गया। प्राचीन मिस्रवासियों का विश्वास था कि शरीर को प्रिजर्व्ड रखना जरूरी है, ताकि आत्मा आफ्टर लाइफ में सरवाइव कर सके। ममिफिकेशन प्रक्रिया में इंटरनल ऑर्गन्स को निकालना, शरीर को नेट्रॉन सॉल्ट से सुखाना और उसे रेजिन में भीगी हुई लिनन में लपेटना शामिल था। इसका परिणाम एक प्रिजर्व्ड फॉर्म जो हजारों सालों तक बनी रह सकती थी। टूटनखामुन के कॉफिन में पाए गए फैसिनेटिंग डिस्कवरीज में से एक था एक आयरन डैगर, जिसका हिल्ट सोने का बना हुआ था। यह कोई साधारण डैगर नहीं था। साइंटिफिक एनालिसिस से पता चला कि इस ब्लेड को बनाने के लिए उपयोग हुआ आयरन एक मीटियोराइट से आया था। उस समय मिस्र में आयरन बेहद रेयर था और इसे स्मेल्ट करने के लिए टूल्स लगभग नॉन एग्जिस्टेंट थे। इस सेलेस्टियल मटेरियल की उपस्थिति दर्शाती है कि यह डैगर डिवाइन पावर का सिंबल था, जिसे यंग फेरो और गॉड्स के बीच कनेक्शन माना गया। 5वें सीजन में एक्सकेवेटर्स ने ट्रेजरी तक पहुंचने वाले बैरियर को डिसमेंटल किया और उसकी कंटेंट्स को सॉर्ट करना शुरू किया। अनुबिस देवता का श्राइन, ज्वेलरी के बॉक्सेस, वुडन टूम मॉडल्स ऑफ बोट्स और कैनोपिक चेस्ट, जिसमें टूटनखामुन के एम्बाल्मिंग के दौरान निकाले गए इंटरनल ऑर्गन्स रखे गए थे। सबसे अनएक्सपेक्टेड कंटेंट्स थीं 2 फीटसेस की ममीज, जिन्हें टूटनखामुन के स्टिल बॉर्न बच्चे माना जाता है। 317A लगभग 5-6 महीनों की जेस्टेशन में प्रीमेच्योरली पैदा हुआ था और 317B फुल टर्म के करीब पैदा हुआ था। यह माना जाता है कि वे स्टिल बॉर्न थे या जन्म के तुरंत बाद मर गए।
इंटरेस्टिंगली, तूतनखमुन का टूम्ब अन्य फेरोज के टूम्ब्स की तुलना में काफी छोटा है। इसकी डिजाइन और डिमेंशंस ये सुझाव देती हैं कि यह ओरिजिनली किसी राजा के लिए नहीं बनाया गया था। स्कॉलर्स का मानना है कि तूतनखमुन की सडन डेथ के बाद इसे जल्दी से रिपर्पस किया गया था, जिससे एक ग्रैंड रॉयल टूम्ब बनाने का समय नहीं मिला। कुछ थ्योरीज के अनुसार तूतनखामुन के सक्सेसर और पूर्व काउंसलर आय इस मिस्ट्री के प्रमुख पात्र हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आय ने यंग किंग के लिए इंटेंडेड ग्रैंड टूम्ब को अपने लिए रख लिया और तूतनखामुन को एक छोटे कम एलेबोरेट रेस्टिंग प्लेस में रेलेगेटेड कर दिया। यह हाइपोथेसिस तब और मजबूत हो जाती है जब हम ए के टूम्ब को देखते हैं, जो उनके पूर्व स्टेटस के लिए अनयूजुअली बड़ा था। तूतनखमुन की अकाल मृत्यु केवल 19 वर्ष की आयु में एक इंड्यूरिंग मिस्ट्री बनी हुई है। मॉडर्न स्टडीज ने कुछ क्लूज तो प्रदान किए हैं, लेकिन कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दिया। डीएनए एनालिसिस से यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि तूतनखामुन कई जेनेटिक डिफेक्ट से पीड़ित थे, जो रॉयल फैमिली में इनब्रीडिंग का परिणाम थे। उनके माता पिता सिबलिंग्स थे, एक प्रथा जो डिवाइन ब्लड लाइन को प्रिजर्व करने के लिए आम थी, लेकिन इसके सीवियर जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस थे। तूतनखमुन की फिजिकल कंडीशन इन समस्याओं को दर्शाती थी। उनके मम्मी के सीटी स्कैन से पता चला कि उन्हें क्लेफ्ट पैलेट, कर्व्ड स्पाइन और कोलर्स डिजीज जैसी बीमारियां थीं, जो पैरों की हड्डियों को प्रभावित करती हैं। इन एबनॉर्मैलिटीज की वजह से चलना मुश्किल और पेनफुल होता। उनकी टूम्ब में पाए गए ट्रेजर्स में 130 से अधिक केन्स और वॉकिंग स्टिक्स शामिल थीं, जिनमें से कई पर नियमित उपयोग के निशान थे। ये आइटम्स केवल सेरेमोनियल नहीं थीं, वे यंग किंग के लिए आवश्यक टूल्स थे। उनकी अर्ली डिमाइज का एक और संभावित कारण मलेरिया था। उनके अवशेषों से डीएनए एविडेंस से पता चला कि तूतनखामुन एक सीवियर स्ट्रेन ऑफ मलेरिया से संक्रमित थे, जिसने उनकी पहले से फ्रेजाइल हेल्थ को और कमजोर कर दिया। तूतनखामुन की टूम्ब की प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स उनकी डिस्कवरी के बाद वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन गईं। आज इन ट्रेजर्स में से अधिकांश, जिनमें आइकॉनिक गोल्डन डेथ मास्क भी शामिल है, कायरो के इजिप्शियन म्यूजियम में रखे गए हैं। गीजा के पिरामिड्स के पास ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम के पूरा होने के साथ इन रेलिक्स को एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जा रहा है, जो उनकी ग्रैंडियर को शोकेस करने के लिए डिजाइन की गई है। इजिप्ट के अलावा तूतनखमुन के कुछ ट्रेजर्स ग्लोबली टूर कर चुके हैं, पेरिस, लंदन और लॉस एंजलिस जैसे शहरों में ऑडियंसेस को मेस्मराइज करते हुए। इन एग्जीबिशंस ने तूतनखमुन को एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया, जो एंशिएंट वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज सा है। हालांकि बॉय किंग ने अपने छोटे शासनकाल के दौरान बहुत कम अचीव किया, लेकिन उनकी डिस्कवरी ने उन्हें ऐसे अमर कर दिया जैसा कि सबसे महान फेरोज भी नहीं हो सके। तूतनखमुन सिर्फ एक शासक के रूप में नहीं जाने जाते, बल्कि वह पूरे एंशिएंट इजिप्ट की ग्लोरी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी हैं।